जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो सीधे आपकी जेब, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस और आपके भविष्य को प्रभावित करती है। मतलब 2026-27 का बजट। आपने सुना होगा 53.5 लाख करोड़ का खर्च, 36.5 लाख करोड़ की कमाई और 4.3% का फिजिकल डिफिसिट। लेकिन असली सवाल ये है, इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आपकी सैलरी पर, महंगाई पर, टैक्स पर और नौकरी के मौके पर। क्योंकि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह तय करता है सड़क बनेगी या नहीं, अस्पताल खुलेगा या नहीं, खेती में मदद मिलेगी या नहीं, स्टार्टअप और बिजनेस की सपोर्ट मिलेगा या नहीं, या फिर महंगाई बढ़ेगी या कंट्रोल रहेगी। इस बजट को पेश किया है निर्मला सीतारमण ने और ये उनका लगातार 9वां बजट है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन आज हम इसे न्यूज़ एंकर की तरह नहीं, बल्कि एक आम नागरिक, एक कमाने वाले इंसान और एक भविष्य बनाने वाले युवा की नज़र से समझेंगे, सरल भाषा में, घर के उदाहरण से और प्रैक्टिकल समझ के साथ, ताकि अगली बार जब कोई बोले फिजिकल डिफिसिट 4.3% तो आप सिर्फ सुने नहीं, समझे भी। तो चलिए शुरू करते हैं 2026-27 का बजट। तो ये रहा वो 2026-27 का बजट, कुछ की पॉइंट्स को लेकर बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं 2026-27 के बजट की। तो ये जो बजट आया था वो कब आया था? 1 फरवरी 2026 को। किसने पेश किया था? हमारी काकी निर्मला सीतारमण जी ने, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इनके की पॉइंट्स को लेकर, इसमें क्या था। टैक्सेस को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, बट मेन की पॉइंट्स जो इसमें हैं वो मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आज पूरी डिटेल में बात करूँगा कि कुल व्यय लगभग 53.5 लाख करोड़, मतलब 53.5 लाख करोड़ का खर्च करने का सरकार ने टारगेट लिया है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कुल राजस्व, मतलब डेट एक्सक्लूडेड, ये क्या होता है डेट एक्सक्लूडेड वो भी हम समझेंगे। कुल राजस्व का मतलब हुआ कि सरकार जो कमाई करने वाली है वो कितनी करने वाली है? 36.5 लाख करोड़, मतलब 53.5 लाख करोड़ खर्चा करेगी और कमाई करेगी वो 36.5 लाख करोड़। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, राइट। 4.3% ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है, इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपेक्स जो अभी सरकार ने सोचा है कि 12.5 लाख करोड़ का या लगभग 12 लाख करोड़ का खर्च करेगी कैपेक्स में, तो वो कैसे खर्च होगी, कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, उस चीज़ को लेकर भी बात करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में टोटल आने वाला है। तो पहले पार्ट में जो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो इन पॉइंट्स को लेकर बात करेंगे, 3 पॉइंट्स को लेकर। व्यय मतलब जो 53.5 लाख का टारगेट, ये कहाँ कहाँ खर्च होगा। इसके बाद में जो 36.5 लाख करोड़ की आमदनी है, कमाई है, ये कहाँ कहाँ से आने वाली है, इस पॉइंट्स को लेकर बात करेंगे। साथ में फिजिकल डिफिसिट को लेकर, ये जो चौथा पॉइंट्स है, इसके लिए हम डिटेल्ड में दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इस वजह से अभी हम जो बात करने वाले इन की पॉइंट्स को लेकर बात करने वाले, राइट। तो अब बात करते हैं पहले पॉइंट्स को लेकर। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बजट होता है, राइट, तो ये बजट साल में कितनी बार लाया जाता है, राइट। इसकी 2 मेजर कंडीशन होती है। पहली अगर हम बात करें सामान्य स्थिति में, तो ये साल में केवल 1 बार आता है, राइट। ये दिन तो नहीं इसका, लेकिन एक डेट डिसाइड है 1 फरवरी, मतलब दिन कोई भी हो सकता है, शनिवार हो, संडे हो, छुट्टी का कोई भी। जनरली क्या होता है कि 1 फरवरी को ही बजट पेश होता है। इसे हम यूनियन बजट या फिर एनुअल बजट के नाम से जानते हैं। ये सामान्य स्थिति में होता है। लेकिन जब एक स्पेशल केस में होता है तो उस समय क्या रहता है कि एक इंटरिम बजट आता है, जिसे हम चुनाव वाले साल में देखते हैं। इसमें क्या रहता है कि पूरा बजट पेश ना करने के बजाय कुछ जरूरी जो खर्च होते हैं सरकार के वो पेश करती है, सैलरी को लेकर डिस्कस करती है, सब्सिडीज को लेकर बात करती है और एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स चल रही है उन टॉपिक्स पर सरकार जो है बात करती है, राइट। तो ये वो केस है जब सरकार बजट लाती है, वो 2 केस में। इसके बाद अगर हम फिर बात करें तो बजट जो है तो नई सरकार बनने के बाद में फुल बजट फिर से लाया जाता है, राइट। तो 2019 में इंटरिम प्लस फुल बजट आया था, 2024 में इंटरिम प्लस फुल बजट, मतलब अभी तक 2 बजट 2019 और 2024 में आ चुका है, जो कि नॉर्मल साल में सिर्फ 1 बार आता है, राइट। जैसा कि आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी काकी निर्मला सीतारमण जी, राइट। ये कब से है? ये 31 मई सन 2019 से मोदी सरकार, जब गवर्नमेंट आई थी मोदी जी की 2.0, मतलब दूसरी बार सरकार जब बनी, तब से लेकर अब तक ये फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब सन 2019 से लेकर अभी तक, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका पहला कार्यकाल जो था वो 2019 से 24 का रहा है और दूसरा कार्यकाल जो है वो 2024 से लेकर अभी तक का ये चल रहा है, राइट। इसके बाद
यानी लगभग 6 साल से ये क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार 9 बजट पेश कर चुकी हैं। कौन पेश कर चुकी हैं, ये राइट, निर्मला सीतारमण जी हमारी काकी। भारत के इतिहास में ये भी एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि इन्होंने 9 बजट पेश किए। क्लियर। इसके बाद में फिर हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर कितने साल तक रह सकती है, ये एक क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए पहले चीज तो कोई फिक्स टर्म नहीं है कि 3 साल रह सकती हैं, कि 5 साल रह सकती हैं या 20 साल रह सकती है, राइट। इसके लिए क्या होता है, जो पीएम द्वारा नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति पीएम द्वारा होती है, जो कैबिनेट का एक हिस्सा होती है जब तक प्रधानमंत्री चाहें, राइट। कब तक, जब तक प्रधानमंत्री चाहें, पहला पॉइंट। दूसरा, सरकार बहुमत में हो। तीसरा, पीएम अगर बदलाव ना करे तब तक ये क्या कर सकती हैं, रह सकती हैं। संविधान में ऐसी कोई सीमा तय अभी तक नहीं है। अगर सरकार गिर जाए या फिर पीएम बदल जाए, उस केस में क्या हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर बदल सकती हैं या फिर वही रह सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है हमारे प्रधानमंत्री पे, राइट। तो ये पीएम पे डिपेंड करता है कि कितने साल तक वो रह सकती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थी कब से क्या है। अब हम उन 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले, उसमें से ये पहला पॉइंट है कुल व्यय। मतलब सरकार ने जो टारगेट बनाया हुआ है कि हम लगभग खर्चा करने वाले हैं 53.5 लाख करोड़। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इतना ये टारगेट बजट आता है तो बजट से पहले ये टारगेट बनाया जाता है कि इस साल हम कितना खर्च करने वाले। मतलब इस साल में 2026 और 27 में जो सरकार खर्च करने वाली है वो कितना टारगेट रखा है, 53.5 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, इस चीज को अगर हम बात करें तो ये सरल भाषा में केवल 3 हिस्सों में पैसा जाता है। जो खर्च होता है वो कहाँ कहाँ, 3 हिस्सों में करता है, राइट। तो अब ये जो पैसा खर्च होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, मतलब जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, आप जहां भी देखते हैं जितने भी सरकारी हैं मतलब एम्प्लॉय हैं, उनको पैसा खर्च होता है, मतलब उनकी सैलरी के रूप में पैसा खर्च होता है। इसके बाद में जो भी पेंशन, वृद्धा पेंशन जो चलती है, जितने भी रुपए मिलते हैं पेंशन के तौर पे वृद्धा, तो उन पे ये पैसा खर्च होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके साथ साथ सब्सिडी की अगर हम बात करें, जो सब्सिडी आती है गैस के लिए आपको देखा होगा, या फिर जो राशन हमें मिलता है 2 किलो 3 किलो 5 किलो मोदी सरकार में, तो ये राशन भी जो एक हिस्सा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो हम देख रहे हैं 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का जो टारगेट सरकार ने लिया हुआ है, उसमें से ये भी एक पॉइंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, राइट। मतलब एजुकेशन पर जो सरकारी स्कूल हैं या फिर जो सरकारी अस्पताल हैं, बाकी हालत आपको पता ही है, लेकिन जो पैसा लिया जाता है एक्चुअल में तो 53.5 लाख करोड़ रुपए जिस नाम से लिया गया वो किस नाम से लिया गया कि हम स्कूल में लगाएंगे या फिर हॉस्पिटल में लगाएंगे। बाकी सच्चाई आपको मालूम है, लेकिन मैं फिर पॉइंट एक रख रहा हूं आपको कि पैसा इसमें भी जाता है। इस वजह से इससे कुछ नया बनता नहीं है, सिर्फ सिस्टम चलता है। तो ये जो खर्चे आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर, ये सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए है, राइट। ये कुछ नया क्रिएट नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले के, तो ये वो पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दूसरा पॉइंट है जो कि पैसा आपका जाता है, मतलब 53.5 लाख करोड़ जो आपका खर्चा होने वाला है, पहले पॉइंट्स में मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट है विकास के खर्च में जाता है पैसा, जैसे सड़क और हाईवे के लिए, राइट। मतलब सरकार जो है पैसा सड़क और हाईवे में लगाने के लिए खर्च करती है। बाकी यहाँ भी आपको रियलिटी पता है कि कितना पैसा जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, मैं उस चीज़ पर बात नहीं करने वाला हूँ। बट जो सरकार बजट लाती है उसमें ये बताती है कि हम इतना जो पैसा ला रहे हैं वो किसके लिए ला रहे हैं, सड़क में पैसा लगाने के लिए, हाईवे सुधरवाने के लिए या हाईवे नए बनाने के लिए, इन चीज़ों में पैसा जाता है। इसके बाद में रेलवे और मेट्रो के जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो भी पैसा इसी में जा रहा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। एयरपोर्ट्स के लिए, ऑलरेडी अस्पताल या कॉलेज के लिए जो मैंने आपको बताया, इससे क्या होता है कि देश की संपत्ति बनती, क्या बनती है, ये देश की संपत्ति बनाती है। कौन कौन बनाती है, ये पॉइंट्स को लेकर जो मैंने आपको बताया, ये दूसरा पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। इसके बाद हम बात करने वाले अगला ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान का मतलब क्या हुआ कि जैसे आम नागरिक, एक व्यक्ति अपने खर्च को चलाने के लिए या कभी कमी होती है या किसी प्रकार से, तो वो क्या करता है, ब्याज लेता है, राइट। ब्याज पे उधार पैसा लेता है। उसी प्रकार से सरकार भी क्या करती है, ब्याज पे पैसा उठाती है। सरकार जो है इन प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने के लिए उसके पास अगर उतना पैसा नहीं होता है तो वो भी क्या करती है कि ब्याज का भुगतान करती है। तो जो तीसरा पॉइंट है
जो सरकार है वो क्या करेगी, पुराने ब्याज पे जो पैसा उठाया उस पे अपना भुगतान करेगी, राइट। तो इन चीज़ों को लेकर, तो इससे क्या होता है, पुराने कर्ज पर जो ब्याज देना होता है, ये 53.5 लाख करोड़ रुपए जो मैंने तीनों पॉइंट्स बताए हैं, ये इन चीज में पैसा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को लेकर हम बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिया। दूसरा, जो सरकार की कमाई है, कुल राजस्व, डेट एक्सक्लूडेड, ये क्या होता है, राइट। तो इसको हम सरल और सीधी भाषा में समझने की कोशिश करें कि 36.5 लाख करोड़ जो सरकार ने टारगेट लिया, ये उसकी कमाई है। मतलब कि वो इस साल 2026 और 27 में इतना पैसा कमाने का टारगेट लिया है कि हम इतना पैसा कमाएंगे। अब ये डेट एक्सक्लूडेड का मतलब क्या है कि इसमें उधार लिया गया पैसा शामिल नहीं, मतलब डेट को छोड़कर जो कमाई है 36.5 लाख करोड़, ये केवल जोड़ी जाएगी। तो सिर्फ वो पैसा जो सरकार खुद कमाती, तो कितना कमा रही है, ये 36.5 लाख करोड़ ये पैसा कमा रही है, डेट एक्सक्लूडेड। तो सरकार पैसा कैसे कमाती है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि सरकार जो है पैसा कैसे कमाती है। जैसे कि अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो वो क्या ये कह सकती है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है, एक एक रुपये भी अगर ट्रांसफर करेंगे तो 140 करोड़ इकट्ठा हो गया, ऐसा नहीं करती। उसका एक तरीका होता है, सरकार भी पैसा उठाती है, लेकिन कैसे उठाती है उस चीज़ को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो सरकार की जो कमाई होती है वो दो बड़े हिस्सों से होती है। बात समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ कि जो सरकार की कमाई है वो दो बड़े हिस्सों से होती है। पहली है कि जो टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स से, ये है टैक्स रेवेन्यू के तौर पे, और दूसरी एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू से अगर हम बात करें, मतलब टैक्स के रूप में जो पैसा वसूलती है वो किस तरीके से, पहला एक डायरेक्ट टैक्स, राइट, इसके बाद में एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, जो हम ITR भरते हैं, सरकार क्यों कहती है बार बार कि ITR भरो, ITR भरो, जिससे उसको ये इनकम पर टैक्स मिलेगा, राइट। तो ये इनकम पर जो टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कंपनियां जो मुनाफा करती हैं उस पर भी जो है सरकार जो टैक्स काटती है, राइट। तो इनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आते हैं, इनकम टैक्स और फिर कॉर्पोरेट टैक्स। अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी सरकार पैसा वसूलती है। वो किस तौर पे, जैसे GST पे, राइट, कस्टम ड्यूटी, या फिर कोई पेट्रोल डीजल या अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी, इस तरह के टैक्सेस भी चार्ज करती है, राइट। तो ये वो हो गए इनडायरेक्ट टैक्स। साथ ही अगर हम बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू की, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में कंपनी क्या करती है, PSU कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जिन्हें हम कहते हैं कि ये सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनी कौन सी होती है, जैसे SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, कोल इंडिया, इस तरीके से सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी कहाँ जाता है, सरकार के पास जाता है। मतलब ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब ये भी रेवेन्यू का एक हिस्सा है। साथ में अगर हम बात करें, जैसे अब इनकी कंपनियां हैं तो इनके डिविडेंड्स, मतलब ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं या पब्लिक कंपनी है, तो ये डिविडेंड भी अनाउंस करती हैं, तो उसका भी एक प्रॉफिट सरकार को जाता है। साथ में अगर हम बात करें पासपोर्ट फीस, है ना, इसके बाद में जो हम देखते हैं ट्रैफिक चालान, राइट, जो भी चालान काटे जाते हैं, टारगेट मिलता है इनको, तो वो इसी पॉइंट्स में आता है कि जो ट्रैफिक चालान, GST पेनल्टी या फिर कोर्ट फाइन्स हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं, राइट। तो यहाँ से भी सरकार की एक कमाई का जरिया है। तो ये भी क्या है, सरकार की एक कमाई है, मतलब एक टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से, राइट। इसके बाद अब हम पॉइंट्स को समझेंगे कि 36.5 लाख करोड़ रुपए अब कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया पॉइंट्स कि सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स से जो टारगेट लेगी वो लगभग 17 लाख करोड़ का, मतलब डायरेक्ट टैक्स जो वसूलेगी सरकार वो 17 लाख करोड़। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जो वसूलेगी वो 14 लाख करोड़ का टारगेट लेके, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो आएगा वो आएगा लगभग 5.5 लाख। इस प्रकार से 36.5 लाख करोड़ की कमाई करेगी सरकार, राइट। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। साथ में अगर बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे, जैसे घर के उदाहरण से अगर हम समझने की कोशिश करें, मान लो आपकी सैलरी है 30,000 रुपया महीना,
साथ में जो किराया या इंटरेस्ट आता है आपकी इनकम में जो अदर, वो है 5000 रुपीज़। तो आपकी असली कमाई कितनी हो गई? 35,000 रुपये। लेकिन आपके ज़्यादा कभी कभी खर्च हो जाते हैं, उसके लिए आप क्या लेते हैं, जैसे लोन लिया या फिर आपने कोई उधार लिया, राइट। तो ये जो होती है कमाई सिर्फ 35,000 मानी जाएगी, 20,000 जो है ये आपकी कमाई नहीं है, ये क्या है, उधार लिया हुआ पैसा, राइट। तो ये ठीक वैसे ही जैसे 36.5 लाख करोड़ रुपए क्या कर रही है सरकार की, ये सैलरी है। मतलब जो 36.5 लाख करोड़ कमाने का टारगेट लिया हुआ, ये क्या है, एक सैलरी के तौर पे है सरकार की, और उधार जो है वो अलग है, राइट। उस चीज़ को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। अब डेट एक्सक्लूडेड क्यों जरूरी है? क्योंकि लोन कभी भी इनकम नहीं होती। पहली चीज़ आप ये मान के चलिए, जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये हमने उधार के तौर पे लिया है वो कोई हमारी इनकम नहीं है, तो लोन कभी इनकम नहीं होता। और उस लोन पर फ्यूचर में हमें क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि गलत इमेज बन जाती है और अगर हम लोन को इनकम मान लें, राइट। इसलिए बजट में साफ साफ बताया जाता है कि ये पैसा हमने खुद कमाया है, ये ब्याज का पैसा नहीं है। तो 36.5 लाख रुपए जो सरकार कमाने वाली है वो उसका खुद का पैसा, मतलब उसने कमाया हुआ पैसा है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि फिजिकल डिफिसिट, ये तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये तीसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट्स में फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जो सरकार का खर्च है और जो कमाई है, राइट, उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा आता है फिजिकल डिफिसिट, राइट। इसको कैसे समझते हैं फिर से, जैसे 4.3% ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है कि 4.3% जो जीडीपी का मतलब, ये समझो जीडीपी क्या है कि देश एक साल में कुल कितना कमा रहा, इक्वल टू जीडीपी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल व्यक्ति जब कमाई करता है, आईटीआर भरता है, तो उसमें दर्शाता है कि मेरी साल की कितनी इनकम है। तो इसी प्रकार से देश की भी कुल कमाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से 300 लाख करोड़ इंटू 4.3% अगर निकालेंगे तो 12 से 13 करोड़, मतलब सरकार करीब 13 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। तो आप जो देख रहे हैं बाकी का पैसा जो बच रहा है वो 53.5 लाख करोड़ में से वो कैसे पूरा होगा, उधार लेके। तो 4.3% जो है वो ये जीडीपी का इन्होंने रखा हुआ कि हम इतना पैसा उधार ले सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम घर के उदाहरण से समझें कि आपकी सालाना कमाई कितनी है, मान लीजिए 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए आपका क्या हुआ, खर्चा। जो 50,000 का गैप है ये आप या तो लोन या तो फिर क्रेडिट कार्ड से लेते हैं, तो यही हमारा फिजिकल डिफिसिट है, राइट। तो ये है वो फिजिकल डिफिसिट। इसके बाद अब सरकार उधार कैसे लेती है? सरकार सीधे आपसे पैसा नहीं मांगती है, ये क्या करती है, मैंने आपको बताया, इसका एक माध्यम होता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक्स, एलआईसी, म्यूचुअल फंड से, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर से, या फिर आरबीआई के जरिए ट्रेजरी बिल, मार्केट बोरोइंग, ये इस तरीके से पैसा उठाती है। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है, फाइनेंस के टर्म में आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें कमेंट लिख सकते हैं। मैं इस पर भी एक स्पेशल टॉपिक बना सकता हूँ, उसमें भी मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट सेक्शन है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो इस पर भी हम एक वीडियो ले आएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो पैसा सरकार उठाती है उसका एक माध्यम गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, दूसरा क्या होता है, आरबीआई के जरिए पैसा उठाती है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल डिफिसिट जो रखा है 4.3%, अच्छा है या खराब है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 7 से 9% तक के बीच में जो फिजिकल डिफिसिट था वो कोविड का टाइम था, बहुत ही खराब दौर था, राइट। इस वजह से सरकार ने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा वहाँ पे उधार ले लिया। इसके बाद में 6% की स्थिति दबाव वाली होती है, 5% थोड़ा ठीक ठाक होता है, लेकिन 4 से 4.5% मतलब बैलेंस्ड होता है, सेफ होता है, और 3% तो आइडियल ही होता है। जैसे गलती लोग क्या करते हैं कि किसी की इनकम मान लीजिए साल की 7 से 8 लाख रुपए है, तो वो क्या करता, 20 लाख का लोन ले लेता। तो ये वो स्थिति हो गई। आप इससे चेक कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से लोन लेना चाहिए। तो अब 8 लाख पे अगर 20 लाख का लेंगे तो ये रिस्की हो जाएगा बहुत, राइट, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन आप ये सोच के लेते हैं कि मेरी अगर 8 लाख की कमाई है,
जिसमें से अगर मैं 4% लेता हूं तो 8 चौको 32, मतलब 3,20,000 रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपके लिए तकलीफ नहीं देगा, कल को भविष्य में दिक्कत नहीं देगा और इजी तरीके से आप ईएमआई पे कर सकते हैं, मतलब उसका इंटरेस्ट दे सकते हैं। सेम थिंग्स गवर्नमेंट भी सोचती है, सरकार भी सोचती है कि अगर हम ज़्यादा डिफिसिट लेंगे, ज़्यादा कर्जा लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम लेंगे तो भी। इसलिए जेन्युइन 4 से 4.5% के जो बीच में होता है फिजिकल डिफिसिट, वो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, राइट। अब ये सरकार जो करती है कि जानबूझ के ये डिफिसिट क्यों रखती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जानबूझकर उधार भी लिया जाता है, राइट। इसमें क्या होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, जॉब्स क्रिएट करनी है और इकोनॉमिक स्लो ना हो। अब आपकी आमदनी 8 लाख रुपए, केवल उसी में गुजारा करने की कोशिश करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। मतलब 3 से 3.5 लाख रुपए अगर आप कर्ज भी लेते हैं तो ये आपको कर्ज आगे बढ़ाएगा, राइट। ऐसा सरकार भी सोचती है, जैसा आप सोच सकते हैं, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर जीरो डिफिसिट होगा, जीरो मतलब हमारी आमदनी 8 लाख की है, अगर सरकार जीरो डिफिसिट रखती है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आमदनी क्या है, 8 लाख रुपए है साल की, अब उसमें से हम कुछ नहीं लेते हैं, कहावत है ना वो, जितना चादर उतना पैर पसारी, इससे आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। तो जीरो डिफिसिट रखना भी आपके लिए ग्रोइंग का एक पार्ट बन जाएगा। आपको अगर ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ आप उधार लेके चलिए, राइट। तो ये कम खर्च करना पड़ेगा तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए थोड़ा सा डिफिसिट बहुत जरूरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ज़्यादा अगर फिजिकल डिफिसिट हो जाए, मैंने ऑलरेडी बोला, अगर ज़्यादा ले लेंगे ब्याज, 8 लाख की आमदनी 20 लाख का ले लेंगे, प्रेशर वाला काम होगा। लेकिन सरकार की नज़र से क्या होगा कि आपकी महंगाई बढ़ सकती है, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, इसके बाद में रुपया कमज़ोर होगा, या फिर फ्यूचर के टैक्स बढ़ने या फिर क्रेडिट रेटिंग खराब हो सकती है। इस वजह से 4.3% जो है वो 7 से 8% के बजाय एक जेन्युइन और अच्छा डिफिसिट माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम ओके, तो ये वो 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये सारे पॉइंट्स पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कौन कौन से कर लिया मैं आपको फिर से बता देता हूँ, राइट। तो ये वो सारे पॉइंट्स से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 53 लाख रुपए करोड़ जो खर्चा हुआ है वो कहाँ कहाँ, राजस्व जो इकट्ठा करेगी वो कैसे, और फिजिकल डिफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी क्या है। एक पॉइंट ये बचा है एक्सपेंडिचर, मतलब अभी हम अगले वाले जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो इसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं कि जो 53.5 लाख रुपए करोड़ खर्चा करेगी सरकार, वो और कहाँ का डीप में हम बात करेंगे, मतलब डिटेल्स में हम जाने वाले हैं कि पैसा जो सरकार जो हमसे ले रही है या जो इकट्ठा कर रही है, 53.5 लाख करोड़ खर्चा करने वाली है, 36.5 लाख करोड़ रुपए जो आ रहा है, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, इसको और भी हम डिटेल्स में दूसरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेरा एक इंट्रो था, पहला वीडियो था। अब दूसरा वीडियो जरूर देखें तो आपका वाई पार्ट और क्लियर होगा कि पैसा सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।